हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिएक्ट जेएस के बारे में। अगर आपको नहीं पता रिएक्ट जेएस क्या होती है तो भी ये वीडियो आपकी हेल्पफुल होने वाली है, लेकिन अगर आपको पता है रिएक्ट जेएस क्या होती है और आप रिवाइज करने के लिए आए हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, तो आज की इस वीडियो में हम सिर्फ वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करेंगे जो कि एक्चुअली मैटर करते हैं आपकी वेब डेवलपमेंट की जर्नी के लिए। बात कर लेते हैं सबसे पहले कि रिएक्ट होती क्या है और ये मैटर क्यों करती है। मतलब आपको सीखने क्यों चाहिए रिएक्ट। आप HTML सीख के आए, आप CSS सीख के आए, अगर आप जावास्क्रिप्ट सीख के आए हैं तो फिर आप रिएक्ट की तरफ क्यों जाना चाहिए आपको और कोई चीज़ें क्यों नहीं सीखनी चाहिए। आप सबसे पहले रिएक्ट क्यों सीखें। आप एंगुलर भी सीख सकते हैं, आप व्यू भी सीख सकते हैं, लेकिन आपको रिएक्ट क्यों सीखना चाहिए। रिएक्ट इसलिए सीखना चाहिए क्योंकि वर्ल्ड की सबसे पॉपुलर लाइब्रेरीज में से एक लाइब्रेरी है रिएक्ट। जितनी भी जॉब्स आती हैं ज़्यादातर रिएक्ट की बात करती हैं। एंगुलर और व्यू जो है वो प्रोफेशनल जो है वो हैं, जो प्रोफेशनल यूज़ करते हैं। जो रिएक्ट जो है वो बेसिक जो बिगिनर आता है ना जावास्क्रिप्ट सीख के, उसके बाद वो रिएक्ट की तरफ बढ़ता है। ठीक है, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले रिएक्ट है। अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा इंटरनेट के ऊपर, अगर आप सर्च करेंगे तो। इसको बनाया किसने, इसको बनाया है फेसबुक ने। और ये किस लिए यूज़ होती है, ये यूज़ होती है यूज़र इंटरफेस बनाने के लिए। ये यूज़ होती है रीयूजेबल कंपोनेंट्स बनाने के लिए। मतलब आपने एक पार्ट बनाया, आपने एक वेबसाइट का एक पार्ट बनाया, जैसे कि नैब बार बनाया आपने। अब उस नैब बार को आप कहीं भी किसी भी पेज पर दोबारा के दोबारा लगा सकते हैं। आपको एक बार आपने कोड लिख दिया, आप उसको दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, आप उसको दोबारा से रीयूज कर सकते हैं। यही रिएक्ट की खासियत है। इसके अलावा एक और खासियत ये है, वो ये है कि आप इससे पहले HTML की फाइल अलग बनाते थे, CSS की अलग बनाते थे, जावास्क्रिप्ट की अलग बनाते थे फाइल। लेकिन आज की इस वीडियो के बाद आप रिएक्ट जब यूज़ करोगे, रिएक्ट में आपको एक ही फाइल के अंदर HTML भी लिख सकते हैं, जावास्क्रिप्ट भी, और CSS का या फिर टेलविड CSS की क्लासेस भी आप लिख सकते हैं एक ही फाइल के अंदर। यही आपको जो है वो हेल्प करती है। आपका कोड जो है वो अच्छे से मैनेज हो जाता है। आपका फोल्डर स्ट्रक्चर जो है वो एक प्रोफेशनल लेवल का लगता है। रिएक्ट से कौन कौन सी जो है वो आज तक पॉपुलर जो है वो वेबसाइट्स बना चुके हैं। इंस्टाग्राम बन चुके हैं, नेटफ्लिक्स बन चुकी है, Airbnb हो गया, आपने नाम सुने होंगे इनके, और काफ़ी सारे जो हैं वो वेबसाइट जो हैं वो बन चुकी हैं रिएक्ट की तरफ से। अगर आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे जाएंगे रिएक्ट की, तो आपको पता चल जाएगा कि और क्या क्या इसकी खासियत है। ठीक है, बात कर लेते हैं कि आपको रिएक्ट सीखने से पहले चाहिए क्या क्या। आपको रिएक्ट सीखने से पहले HTML आने चाहिए, CSS आनी चाहिए और जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए। अगर आप ये तीनों सीखना चाहते हैं, अगर आपको नहीं पता ये चीज़ें क्या होती हैं, तो आप हमारी प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। लर्न व्हाट मैटर प्लेलिस्ट होगी हमारे चैनल के ऊपर। ठीक है, उसी प्लेलिस्ट का जो है वो आज की वीडियो भी उसी प्लेलिस्ट का पार्ट है। तो आप वहां जाकर देखेंगे तो आपको 23 मिनट की HTML की वीडियो मिलेगी, 52 मिनट की CSS की और 2 घंटे की जावास्क्रिप्ट की वीडियो मिलेगी। तो आपको समझ आ जाएगी HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट होती क्या है। ठीक है, और इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि Node.js क्या होता है, NPM क्या होता है। आपको इसके बेसिक्स पता होना चाहिए कि NPM होता क्या है, NPM का लाइब्रेरीज को इंस्टॉल कैसे करते हैं, अनइंस्टॉल कैसे करते हैं। इसके अलावा जो है वो Node.js क्या होता है, नोड मॉड्यूल्स कैसे इंस्टॉल करते हैं। सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। अगर आपको नहीं आती तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको आज की इस वीडियो के बाद थोड़ी बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन मैं आपको कहूँगा कि आप छोटी सी 15-20 मिनट की वीडियो देख के आएँ कि Node.js और NPM होता क्या है। ठीक है, इसके बेसिक्स आपको आने चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि प्रोजेक्ट को सेटअप कैसे करना है। प्रोजेक्ट को सेटअप करने के लिए हम जाएंगे VS कोड में, हम एक फोल्डर बनाएंगे रिएक्ट नाम का, और वहां जाके जो इसको सेटअप करते हैं। यहाँ पे आपको समझ नहीं आने के ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं ऊपर ऊपर से बात कि रिएक्ट को जो हम सेटअप करने वाले हैं, उसको सेटअप करने वाले हैं वीट की हेल्प से। वीट क्या होता है, वीट एक फास्ट मॉडर्न बिल्ड टूल है। बिल्ड टूल है ये। ठीक है, जैसे आप खाना खाना होता है, आप जाते हैं रेस्टोरेंट में, तो आप खाना जो लेके आएगा वो लेके आएगा वेटर। जो खाना होगा समझ लें वो रिएक्ट है, और जो लेके आएगा वेटर वो होगा वीट। ठीक है, वीट क्या करता है, सिंपली आपको जो है वो NPM से वीट जो है वो आपके रिएक्ट के जो पैकेज होता है उसको मेंटेन करता है, उसको मैनेज करता है, उसको रन करने में हेल्प करता है। वीट से पहले जो है हम इंस्टॉल करते थे रिएक्ट को, सिंपल से रिएक्ट ऐप इंस्टॉल करते थे, लेकिन वो थोड़ा सा मुश्किल होता था और हैवी कोड रहता था। इसके लिए जो है वो एप्लीकेशन स्लो हो जाती थी। लेकिन जब से वीट आया है तब से जो है ऐसा नहीं होता। ये सारी चीज़ों को मैनेज करता है, रिएक्ट के प्रोजेक्ट को कम्प्लीटली मैनेज करता है। आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ती, आपने कुछ कमांड्स अटेंड करनी है और आपका पैकेज, आपका लाइब्रेरी जो है वो आपका फोल्डर स्ट्रक्चर इंस्टॉल हो जाएगा। तो चलते हैं VS कोड की तरफ। मैंने VS कोड में जो है एक फोल्डर बना लिया रिएक्ट नाम का। ठीक है, अभी ये खाली है, कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ पे कमांड लाइन टूल जो है वो ओपन कर लेता हूँ। कमांड आप अलग से भी ओपन कर सकते हैं, यहाँ से देखो, यहाँ से कमांड लाइन ओपन कर सकते हैं और आप इसके अंदर एक फोल्डर ओपन कर सकते हैं। लेकिन मैं जो VS कोड का इस्तेमाल करता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि VS कोड के अंदर ही इसको यूज़ करूँ। इन बिल्ड आपको मिलता है तो आपको इसका यूज़ करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आप इसको यूज़ कर लीजिएगा। इस फोल्डर के अंदर आप आ जाइएगा, रिएक्ट के अंदर आप इसी फोल्डर के अंदर स्टार्ट करना चाहते हैं ना, तो आप इस फोल्डर के अंदर आप आ जाइएगा। आने के बाद आपने क्या करना है, आपने करना यह है कि NPM करना है। NPM ऐप क्यों कहेंगे, मैं कह रहा हूँ कि नोड पैकेज मैनेजर प्लीज़ वीट की हेल्प से मुझे जो है वो एक पैकेज क्रिएट कर दो, क्रिएट वीट
@latest। ये छोटी सी कमांड है, आप इसे लिखेंगे तो आपका पैकेज है वो इंस्टॉल हो जाएगा। कुछ स्टेप्स आपको बताऊंगा कौन कौन से स्टेप्स हैं। इस कमांड का मतलब क्या आपको समझाता हूँ। आप इसका मतलब सबसे पहले ये है कि npm, मैं इसको कह रहा हूँ कि npm प्लीज क्रिएट कर दो, वीट को क्रिएट कर दो। ठीक है, अगर मैं इतना भी लिखूंगा ना तब भी मेरा पैकेज जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा, मेरा प्रोजेक्ट जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। लेकिन मैं उसे ये कह रहा हूँ कि मुझे प्रॉब्लम ना आए तो मुझे लेटेस्ट वर्जन ही इंस्टॉल करके ले। ठीक है, मैं उसे ये कह रहा हूँ कि @latest कर देना, जो लेटेस्ट वर्जन होगा ना वीट का, उसकी हेल्प से मुझे रिएक्ट को सेटअप करके दे। ठीक है, अब मैं इसको रन करूंगा तो रन होने के बाद थोड़ा सा टाइम लेगा और मुझसे पूछेगा कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी। ये पूछ रहा है कि ओके टू प्रोसीड, क्या मैं पैकेज को इंस्टॉल कर दूँ? मैं कहूँगा यस कर दो, वाई लिखूंगा तब भी हो जाएगा, कुछ नहीं लिखूंगा इंटर मार दूंगा तब भी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है वो ये पूछेगा कुछ और चीज़ें, जैसे कि प्रोजेक्ट का नाम क्या है। मैं कहूँगा भाई प्रोजेक्ट का नाम जो है वो होगा रिएक्ट कोर्स। ठीक है, प्रोजेक्ट का नाम आपने बड़े लफ्जों में नहीं लिखना, आपने छोटे लफ्जों में लिखना है और आपने कैमल केस का यूज भी नहीं करना। ठीक है, आपने ऐसा नाम लिख देना। उसके बाद आप क्या करेंगे, अब वो कह रहा है कि प्रोजेक्ट को इंस्टॉल तो करना है लेकिन इसमें से इंस्टॉल क्या करना है। मैं उसे कहूंगा भाई आप वेट की हेल्प से मुझे रिएक्ट इंस्टॉल कर दो। मैं ऐसे एरो डाउन एरो से जो है वो इसको कंट्रोल कर सकता हूँ और देखो मैं रिएक्ट को सिलेक्ट कर लूंगा और इंटर कर दूंगा। इंटर करने के बाद यहाँ पे ये कह रहा है कि आप टाइप स्क्रिप्ट यूज करना चाहते हैं या फिर जावा स्क्रिप्ट यूज करना चाहते हैं या फिर जावा स्क्रिप्ट प्लस रिएक्ट कंपाइलर। आप उसे सिंपल कहेंगे मुझे जो है वो जावा स्क्रिप्ट यूज करनी है और कुछ भी यूज नहीं करना। ठीक है, तो जावा स्क्रिप्ट यूज करने के बाद आप जो है वो इसे कहेंगे कि भाई अब ये जो है आपसे पूछ रहा है कि आप OX लिंक यूज करना चाहते हैं या फिर ES लिंक यूज करना चाहते हैं। अगर आपको नहीं पता ये क्या होते हैं तो मैं आपको बता दूं कि आपके जो कोड लिखते हैं ना उसके नीचे रेड लाइन आती है। आप कोई एरर करते हैं तो एरर के नीचे रेड लाइन आती है, तो वो रेड लाइन जो है वो इस एक्सटेंशन की वजह से आ रही होती है, ES लिंक की वजह से। आप उससे कहेंगे भाई ES लिंक यूज करने दो, इंटर मार दो। अब वो कह रहा है कि क्या सारी चीज़ें इंस्टॉल कर दूं मैं। आप उससे कहेंगे येस इंस्टॉल कर दो ब्रो। अब उसने क्या किया है, आपके लिए एक पैकेज इंस्टॉल आपके लिए जो है वो एक प्रोजेक्ट इंस्टॉल कर दिया है जिसमें कुछ ऐसी चीज़ें आ रही है, जिसमें पब्लिक फोल्डर आ रहा है, SRC आ रहा है। SRC के अंदर काफ़ी सारे फोल्डर आ रहे हैं, इनको हम समझेंगे क्या होते हैं। अभी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा जैसे मैंने इंस्टॉल किया है। ठीक है, इसके अलावा काफ़ी सारी फाइलें आ रही हैं, इन सब चीज़ों को समझेंगे हम। बहुत ज़्यादा आसान है ये, आपको इन चीज़ों से बार बार पाला पड़ेगा ना तो आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान लगेगी। ठीक है, इसको इंस्टॉल होने देते हैं, जैसे इंस्टॉल हो जाएगा तो फिर देखते हैं क्या होता है। जब आप वो सारी कमांड्स मेरे साथ रन करेंगे ना एक एक करके, तो उसके बाद जो है वो ऑटोमेटिकली आपका जो है ये प्रोजेक्ट जो है वो रन हो जाएगा कुछ इस तरह के। अगर आपका रन हो रहा है तो वेल एंड गुड है। आपने क्या करना है, आपने इसको फॉलो करना है। फॉलो करने के बाद आपके ब्राउजर में ये ओपन हो जाएगा कुछ इस तरीके का। अगर मैं कॉपी करूं और मैं कॉपी करके अपने ब्राउजर में जाऊं यहाँ पे और उसको यहाँ पे रन करूं तो देखो यहाँ पे मेरा एक बेसिक प्रोजेक्ट जो है वो सेटअप हो चुका है, जो आपको कुछ ऐसा दिख रहा है। ये है वीट का बेसिक प्रोजेक्ट। मुबारक को आपने, अगर आपने इंस्टॉल कर लिया है तो आपने वीट का बेसिक प्रोजेक्ट सेटअप कर लिया है, रिएक्ट का बेसिक प्रोजेक्ट सेटअप कर लिया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इन फोल्डर स्ट्रक्चर की। उससे पहले मैं कुछ बेसिक चीज़ों की बात कर लेता हूँ, वो ये कि आप जिस फोल्डर के अंदर आपने इसको इंस्टॉल किया है उसी फोल्डर के अंदर आप जाके इस कमांड को रन करेंगे। npm run dev हो गया तो फिर आपका प्रोजेक्ट चलेगा। अगर आपने ये किया cd.// किया और आप जो है वो पिछले फोल्डर के अंदर आ गए, आपने कहा npm run dev कर दूं, तो आपको कुछ एरर देगा। और एरर क्या होगा, npm एरर है, इसको कॉपी करके भी आप ChatGPT से पता कर सकते हैं, लेकिन ये सिंपल ये कह रहा है कि मेरे पास package.json एग्जिस्ट नहीं करती। अब package.json क्या होती है ये हम बात करेंगे नेक्स्ट। फिलहाल आप बताना सिंपल यही था कि आप जिस फोल्डर के अंदर प्रोजेक्ट को सेटअप किया है ना उसी फोल्डर के अंदर जाके इस कमांड को रन कीजिएगा, npm run dev। ये क्या करती है, ये आपके प्रोजेक्ट को रन करवाती है। ठीक है, अगर आप Ctrl+C करेंगे तो इस प्रोजेक्ट को क्लोज कर देंगे, आपका प्रोजेक्ट रन नहीं हो रहा। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा ना यहाँ पे जाके तो यहाँ पे मुझे एरर देखने को मिलेगा और वो ये कहेगा कि आपका प्रोजेक्ट जो है वो रन नहीं हो रहा। ठीक है, अगर मैं इसको रन करना चाहूंगा तो मैं दोबारा से npm run dev करूंगा तो रन हो जाएगा। अगर मैं इसको क्लोज करना चाहूंगा, बंद करना चाहूंगा, तो मैं Ctrl+C करूंगा तो ये बंद हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप इसको रन कर सकते हैं, इसको बंद कर सकते हैं। तो ये थे कुछ बेसिक चीजें प्रोजेक्ट को सेटअप करने के लिहाज से। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इस फोल्डर में है क्या क्या। आप देखेंगे इस फोल्डर में नोड मॉड्यूल्स आ चुके हैं, पब्लिक फोल्डर है, src फोल्डर है, .git ignore है। .git ignore के अलावा जो है यहाँ पे ESLint config फाइल है, index.html फाइल है, package.json फाइल है, package log.json फाइल है, readme फाइल है, video.json फाइल है। अगर मैं सच कहूँ ना, अगर आपने इससे पहले रेड नहीं पढ़ा, आपको नहीं पता रेड क्या होता है, आप HTML सीख के हैं, जावास्क्रिप्ट सीख के हैं, CSS सीख के हैं, आप 3-3 4-4 फाइलों से काम किए, इतने आसान से फाइलों से काम किया है,
इतनी सारी फाइलें देख के थोड़ा सा ना डर लगता है बंदे को, ये है क्या चीज़। मैं आपको सिंपल बताऊं, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है ये, कुछ भी नहीं है, लिटरली कुछ भी नहीं है ये, सीरियस बात कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम नीचे से। ये फाइल क्या है, वीट कॉन्फ़िग फाइल। वीट कॉन्फ़िग फाइल कुछ भी नहीं है, सिंपल ये करती है, आपका जो वीट सेटअप किया है ना आपने, तो उसको मैनेज करने में हेल्प करती है, आपने इसको छेड़ना भी नहीं। ठीक है, अगर इन फ्यूचर आप टेलविंड सीएसएस का यूज़ करेंगे ना, अगर आपको आती है टेलविंड सीएसएस, तब नहीं आती तो भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है, जब जब आप यूज़ करेंगे तो आपको पता चलेगा इस फाइल में कुछ चेंजेस करने होते हैं, तब आप देखेंगे। अब इस फाइल का कोई काम नहीं, आपने इसको क्लोज कर देना, इसको पढ़ना है तो पढ़ लीजिएगा, नहीं पढ़ना तो क्लोज कर लीजिएगा बस। उसके बाद नेक्स्ट जो फाइल है वो है readme.md फाइल। ये आपको बताती है कि आपकी फाइल में क्या क्या चीज़ें हैं, मतलब आप गिटहब के ऊपर इसको जब पब्लिश करेंगे तो वहाँ पे readme.md फाइल आप बनाते हैं ना, जो आपको बताती है कि आपका प्रोजेक्ट किस बारे में है। तो ये फाइल भी वही बता रही है कि आपका प्रोजेक्ट किस बारे में है। ये देख लो, ये फाइल बता रही है कि ये प्रोजेक्ट जो रिएक्ट और वीट का फोल्डर है वगैरह। अगर इसको रीड भी कर देंगे ना तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं डिलीट करता हूँ इसको तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट फाइल आ रही है वो है package.json फाइल। ये सबसे इंपॉर्टेंट फाइल है। ये क्या करती है, अभी तक अगर आपको सर्वर से वास्ता नहीं पड़ा ना, सर्वर क्या होता है, अगर आपको इससे वास्ता नहीं पड़ा तो आपको ये चीज़ समझ नहीं आएगी, लेकिन मैं आपको ऊपर ऊपर से समझा देता हूँ। मेन बात वो ये है कि ये आपका जो है वो कुंडली है, मतलब जैसे आप अपने कंट्री में रहते हैं ना, आपका शिनाख्ती कार्ड होता है, आपका आइडेंटिटी कार्ड होता है। इंडिया में रहते हैं, बेशक पाकिस्तान में रहते हैं, आपका आइडेंटिटी कार्ड होता है जिससे आपको पहचाना जाता है। वैसे ही किसी भी प्रोजेक्ट का जो है ये package.json फाइल एक आइडेंटिटी कार्ड होती है, जिसमें सारी चीज़ें लिखी होती है कि प्रोजेक्ट है किस चीज़ का, प्रोजेक्ट का नेम क्या है, प्रोजेक्ट का वर्जन क्या है, और प्रोजेक्ट की स्क्रिप्ट क्या है, प्रोजेक्ट की डिपेंडेंसी कौन कौन सी है, मतलब इसमें क्या क्या चीज़ें इंस्टॉल हुई हैं, ये सारा कुछ लिखा होता है। फिलहाल आपको इस चीज़ों को समझने की ज़रूरत नहीं है, आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे आप आगे चीज़ों को समझेंगे, आपको चीज़ें समझ आने लग जाएंगी। अभी आपको इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप बिगिनर हैं तब। ठीक है, मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा, इस चीज़ों को इग्नोर करें। आपने जैसे इस फाइल को इग्नोर किया, वैसे पैकेज.json फाइल को भी इग्नोर। अगर कोई आपसे पूछे पैकेज.json फाइल क्या होती है, तो आपने कहना है कि ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट फाइल होती है किसी भी फोल्डर की। ये डिफाइन करती है कि इस प्रोजेक्ट में क्या क्या इंस्टॉल हुआ, कौन कौन सी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हो। ठीक है, उसके बाद जो फाइल आती है वो है package.log.json। ये क्या करती है, यहाँ पे जो कोई डिपेंडेंसी लिखी हुई है ना, रिएड और रिएडो, ये भी कुछ एक्स्ट्रा डिपेंडेंसीज के ऊपर डिपेंड करने होंगे। मतलब मैं एग्जांपल समझाता हूँ आपको, जैसे हमारा फोल्डर है, ये डिपेंड किसके पर कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है वीट के ऊपर। वीट डिपेंड किस पे कर रही है, वीट डिपेंड कर रही है रिएक्ट के ऊपर, और रिएक्ट जो है वो डिपेंड कर रहा है इन सारी लाइब्रेरीज के ऊपर। ये सारी लाइब्रेरी इंस्टॉल जो हो रही हैं, इन सब का खाता जो है वो लिखा हुआ है इस फाइल के अंदर, इसका नाम है package.log.json। इसको भी आपको समझने की जरूरत नहीं है, इसको पढ़ लीजिएगा, पढ़ना है तो पता नहीं कितनी लंबी फाइल है, देखो ये हजारों लाइन का कोड लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको इग्नोर करिएगा, क्लोज कर दीजिएगा बस। इनको डिलीट नहीं कर सकते क्योंकि ये इंपॉर्टेंट फाइलें हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट फाइल आती है वो है index.html फाइल। ये मेन फाइल है हमारी index.html, जो आप देखते हैं ना यहाँ पे। यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे जो एक पेज दिखता है आपको, ये पेज जो है वो index.html फाइल का पेज है। इसको इंस्पेक्ट करता हूँ मैं यहाँ पे, अगर मैं इंस्पेक्ट नहीं भी करता तो मैं यहाँ पे एक मिनट व्यू पे सोर्स करता हूँ। देखो व्यू पे सोर्स किया मैंने, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा आ रहा है, HTML। ये सारा कोड वही कोड है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। कहाँ पे लिखा हुआ है, इस फाइल में लिखा हुआ है। तो ये मेन फाइल होती है index.html, जो कि सबसे पहले आपकी रन होती है और आपको बताती है कि आपका पेज कौन सा है। ठीक है, इसमें अगर आप चेंज करना चाहें तो मैं चेंज करना चाहता हूँ, टाइटल का चेंज करना चाहूँ, टाइटल के अंदर मैं क्या कर लिखूंगा, मैं लिखूंगा रिएक्ट कोर्स लर्न व्हाट मैटर्स। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मेरा चेंज हो चुका है, देखो यहाँ पे क्या लिखा रहा है, रिएक्ट कोर्स लर्न व्हाट मैटर्स। ठीक है, जैसे आप टिपिकली index.html फाइल को मैनेज करते हैं वैसे फाइल है, लेकिन आपने इसको छेड़ना नहीं है। यहाँ पे जो कोड लिखा हुआ है इसको आपने छेड़ना नहीं है। यहाँ पे एक स्क्रिप्ट लगी हुई है, आपने इसको छेड़ना नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या चेंज कर सकते हैं, आप इसके अंदर मेटा टैग लगा सकते हैं। मेटा जैसे कि डिस्क्रिप्शन हो गया, टाइटल हो गया, और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो कि एसईओ के रिलेटेड होती हैं। आपने HTML में सीखा होगा ना कि एसईओ के रिलेटेड चीज़ें होती हैं, मेटा टैग्स होते हैं, तो आप वो चीज़ें लगा सकते हैं इसके अंदर। और इस चीज़ों को छेड़िएगा मत, नहीं तो आपको प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल सकते। ठीक है, उसके बाद अगली फाइल की बात करते हैं, वो है इस ESLint। जो आपको बताया था कि ये आपके जो एरर्स आते हैं कोड में उनको मैनेज करते हैं। अगर कोई एरर आएगा तो आपको बता देगी रन टाइम पे ही कि ये एरर आ रहा है, इसको रिजोल्व कर लो। ठीक है, अगर आपको ये फाइल ना होती, अगर आपको ना बताते तो आप
एरर को समझ ही ना पाते और आपको जो है प्रोडक्शन में काफ़ी सारे एरर देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, इस फाइल को भी इग्नोर कीजिएगा, इस फाइल में भी कोई इंपॉर्टेंट बात ऐसी नहीं है। उसके बाद जो अगली फाइल है वो है डॉट गिट इग्नोर फाइल है। ये क्या करती है, अगर आप गिट इंस्टॉल की हुई, अगर आप गिट का यूज़ करते हैं, आपको पता है गिट क्या होती है, गिटहब क्या होता है, तो आपको ये फाइल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या करती है, आपके जो फोल्डर्स हैं ना उनको गिटहब के ऊपर जाने से रोकती है। जैसे मैंने आपको बताया था गिट के कोर्स में, मेरी प्लेलिस्ट में गिट का कोर्स भी है, तो मैंने आपको बताया था कि नोड मॉड्यूल्स जो है ना, जो काफ़ी सारे हैवी होते हैं, 2-2 3-3 जीबीज़ के भी होते हैं ये, इन सब चीज़ों को जो है हम अपलोड नहीं करते गिट को, इनको हम इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के लिए हम कमांड रन करते हैं npm i की कमांड रन करेंगे तो ये दोबारा से इंस्टॉल हो जाएंगे। तो इनको जो है हम गिट के ऊपर अपलोड नहीं करते, गिटहब के ऊपर अपलोड नहीं करते। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इनको उस फाइल के अंदर लिखते हैं जो कि हम गिटहब के ऊपर अपलोड नहीं कर रहे थे। तो ये फाइल क्या करती है, डॉट गिट इग्नोर, आपको समझ आ चुका होगा। अगर इसको डिलीट भी कर देंगे कोई मसला नहीं है, डिलीट कर दो इसको, क्योंकि मैं यहाँ पे गिट का यूज़ नहीं करने वाला, गिटहब का यूज़ नहीं करने वाला, तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं एसआर फोल्डर के। एसआर फोल्डर का अंदर जो है वो काफ़ी सारी फाइलें हैं, इसकी बात करेंगे बाद में। पहले हम बात करते हैं पब्लिक फोल्डर। पब्लिक फोल्डर का तो कुछ ऐसी चीज़ें जैसे कि फैब आइकन होगा, जैसे कि ये वाला आइकन जो कि यूज़ हो रहा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे यूज़ हो रहा है ना, ये देखो यहाँ पे यूज़ हो रहा है यहाँ पे। तो ये सारे जो आइकन यूज़ हो रहे हैं वो यहाँ से आ रहे हैं, आइकन ये वाला आइकन जो है यूज़ हो रहा है वो यहाँ से आ रहा है। अगर मैं इसको डिलीट कर दूंगा पब्लिक फोल्डर पूरे के पूरे को, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। डिलीट कर दो, रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे एरर देखने को मिलेगा। वो कहेगा भाई कि जो आइकन तुम यूज़ कर रहे हो ना वो मेरी अब अप्रोच में नहीं है, मतलब मेरी नज़दीक में हाथ नहीं लगा पा रहा हूँ। को सिंपल सी बात मैं यही कहा था आपको। ठीक है, नेक्स्ट आपको बता दिए नोड मॉड्यूल्स हैं। नोड मॉड्यूल्स क्या है, आपने पैकेज और जैसे में जो रिएक्ट इंस्टॉल किया है, डिपेंडेंसी इंस्टॉल की, वो सारी की सारी डिपेंडेंसी जो इंस्टॉल हुई है, वो सारा का सारा कोड जो इंस्टॉल हुआ है वो हुआ है नोड मॉड्यूल्स के अंदर। इसको अभी समझने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आप चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। ये चीज़ों से आपका डेली वास्ता पड़ने वाला है, तो इनको देख के आप घबराइएगा मत, मैं आपको यही कहूँ। ठीक है, बात करते हैं एसआरसी फोल्डर की। एसआरसी फोल्डर हमारा मेन फोल्डर है, हमारी मेन डायरेक्टरी है जिसके अंदर हम काम करने वाले हैं, जिसके अंदर हम फाइल्स बनाने वाले हैं, जिसके अंदर हम फोल्डर्स बनाने वाले हैं। इसके अंदर एक फोल्डर है एसेट्स नाम का। एसेट्स को इसमें जैसे कि हमारे जो यहाँ पे एक पे ये इमेज यूज हो रही है, जैसे कि हमारे यहाँ पे देखो एक इमेज यूज हो रही है ये वाली, एक ये वाली यूज हो रही है, एक ये वाली। तो ये सारी इमेज कहाँ से आ रही है, ये इमेज आ रही है हमारे फोल्डर में से, एसेट्स फोल्डर में हो रही है। जैसे हम हमारे HTML में फोल्डर बनाते हैं ना एसेट्स नाम का या इमेजेस नाम का, वीडियोस नाम का, वैसे यहाँ पे एक फोल्डर बनाओ एसेट्स नाम का। डिलीट भी कर देंगे इसको तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये एरर देगा। ये एरर क्या कहेगा, भाई तुम यहाँ पे देखो जो यूज़ कर रहे हो ना इमेजेस को, वो मेरी एक्सेस में नहीं है, तो उसको दोबारा से फोल्डर को ले आओ या फिर कोड को रिमूव कर दो। ठीक है, अब अगली फाइल क्या, अगली फाइल है CSS फाइल है। CSS फाइल क्या कर रही है, आपके जितनी भी CSS की कोड है उन सबको लिख रही है। अगर मैं इसको रिमूव कर दूंगा सारे के सारे कोड को, तो कोई बात नहीं, रिमूव कर दो इसको, कुछ भी नहीं है। अगर मैं इसमें लिख दूंगा बॉडी, और बॉडी में लिख दूंगा बैकग्राउंड ब्लैक, ठीक है, तो क्या होगा, मेरी पूरे के पूरे पेज का बैकग्राउंड जो है वो ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, घबराना नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें CSS लिखी हुई है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद एक और फाइल है index.css। index.css जो है हमारी मेन फाइल है। मतलब आपने देखा होगा यहाँ पे एक फाइल है app.css, एक है app.js। आप जब भी फाइल बनाते हैं index.html नाम की, आप बनाते हैं ना style.css, आप बनाते हैं about.html, आप बनाते हैं ना about.css नाम की फाइल। ऐसे ही हर फाइल का अलग अलग CSS होती है ना, वैसे ही यहाँ पे रिएक्ट ने भी हमें एक फाइल बनाई हुई है app.js, उसकी एक अलग फाइल बनाई हुई है app.css नाम की। ठीक है, और उसको यहाँ पे लिंक किया हुआ, देखो यहाँ पे इस फाइल को लिंक किया हुआ यहाँ से। अगर मैं इसको रीड कर दूंगा app.css को तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर मैं इसको बना लूंगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मेन जो हमारी फाइल है वो है index.css। ये क्या करती है, ये हमारे किसी भी फाइल को एक्सेस कर सकती है। मतलब इसको हमने जो कनेक्ट किया है ना, उसको कनेक्ट किया हमारे एक मेन फाइल के अंदर। ये मेन फाइल है ना हमारी, इसके अंदर हमने इसको कनेक्ट किया। अगर मैं इस फाइल के अंदर SRC फोल्डर के अंदर कोई भी फाइल बना लूंगा, उसके अंदर कोई भी इस क्लास लगाऊंगा जो कि मेरी इस क्लास इसके अंदर लिखी हुई है, तो वो वहाँ पे काम करेगी। अभी आप इन बातों को आपको समझ नहीं आ रही होगी, मैं मानता हूँ समझ नहीं आ रही होगी आपको, लेकिन थोड़ा वेट कीजिएगा, आपको चीज़ों को समझ आएगी। मैं आपको सिर्फ प्रोजेक्ट का फोल्डर स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ कि ये चीज़ें काम कैसे कर। ठीक है, एक्चुअली जब हम चीज़ों से काम करेंगे, वास्ता पड़ेगा, तो आपको समझ आ जाएगी चीज़ें, समझ आ जाएगी। index.css क्या है, एक हमारी मेन फाइल है जो कि हमारे पूरे के पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर काम करती है। आप किसी भी फाइल के ऊपर कोई भी क्लास लगा सकते हैं विदाउट एनी कनेक्शन। ठीक है,
उसके बाद हमारी एक और फाइल है जो कि मेन डॉट जेएसएक्स फाइल है, इसको भी आपको चेंज नहीं करना है, इसको भी आप जैसा कोड लिखा हो वैसा कोड लिखे रहने देना। इसके अंदर हमारी ऐप डॉट सीएसएस है ना, वो माउंट है, इसके अलावा ऐप डॉट जेएसएक्स है वो माउंट। ठीक है, यहाँ पे 2 फाइलें जो है वो यहाँ पे लगी हुई है, इसको कोड को पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। इसमें जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा हुआ है और जावास्क्रिप्ट कोड जो वो क्या कर रहा है, हमारी जो फाइल है ना ऐप डॉट जेएसएक्स, इस कोड को रेंडर करवाया जा रहा है हमारे रूट आईडी के साथ। रूट आईडी कौन सी है, आप देखें यहाँ पे रूट आईडी लगी हुई है। मतलब यहाँ पे हो क्या रहा है, जावास्क्रिप्ट करती क्या है, आपके index.html फाइल होता है ना, पेज होता है, उसके अंदर हमारे के पूरे कंपोनेंट होता है app.jsx नाम का, इसको पूरा का पूरा माउंट करवा देते हैं। कैसे, रूट आईडी की हेल्प से। ठीक हो गया, अभी तक आपको ये चीज़ों को समझ आ चुकी होगी। बात करते हैं हमारे app.jsx फाइल की। ये हमारी एक्चुअल फाइल है, हमारा एक्चुअल कंपोनेंट है, ठीक है, जिसका हम बार बार रीयूज भी कर सकते हैं। अगर इसको मैं कट कर दूंगा और यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखूंगा तो ये फिर भी मेरे पास एरर आएगा। देखो यहाँ पे एरर आ रहा है, अभी तो एरर यहाँ पे ब्लैंक स्क्रीन आ रही है, लेकिन ये एरर आ रहा है मेरे पास। अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करके देखूँ कंसोल में, देखो मेरे पास एरर आ रहा है, वो कह रहा है कि आपके पास डॉट जेएसएक्स है ही नहीं। इसको सही करने के लिए आपने करना क्या है, अभी आपने करना जो है जो मैं कह रहा हूँ, आपने एक एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेना। उस एक्सटेंशन का नाम है रिएक्ट रिडक्स। ये रही रिएक्ट रिडक्स, ये रही। इस एक्सटेंशन को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ये एक्सटेंशन हेल्प करेगी आपको, थोड़े स्निपेट्स देगी। जैसे कि आप index.html यूज़ करते हैं, जैसे कि आप h1 लिखते हैं और आपका h1 आ जाता है। जैसे कि आप मतलब आप कुछ भी लिखते हैं, आप VS कोड आपको हेल्प करते हैं ना कोड को फास्ट लिखने में, वैसे ये एक्सटेंशन आपको हेल्प करेगी आपका रिएक्ट को लिखने में, रिएक्ट के कोड को हेल्प करने में। जब आप इस एक्सटेंशन को यूज़ कर लेंगे तो आपने करना ये है, आपने VS कोड का रीस्टार्ट कर लेना। उसके बाद आपने आना है और यहाँ पे लिखना ये है RAFCE। उसके बाद आपने इंटर मारना है। ये क्या करेगा, आपको कुछ ऐसा कंपोनेंट बना के दे देगा। अब इस कंपोनेंट में क्या है, इस कंपोनेंट को हम समझते हैं थोड़ी देर में। फिलहाल आपने करना जो है, आपने प्रोजेक्ट को समझना है, प्रोजेक्ट फोल्डर होता क्या है, आपने दोबारा से रिवाइज करना है इन चीज़ों को। और आपने हमारा ऐप जैसे इसको खाली करके आपने इसमें करना क्या है, आपने RAFC लगा के इंटर मार देना और आपका ये कंपोनेंट ऐसा कुछ बन जाएगा। अब अगर आप देखेंगे ना यहाँ पे रिफ्रेश करके, तो यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रहा। ठीक है, एरर नहीं आ रहा, देखो यहाँ। और एक मिनट, यहाँ पे एक और चीज़ करता हूँ मैं, एरर यहाँ पे बॉडी में लगाता हूँ बैकग्राउंड, बॉडी में बैकग्राउंड ब्लैक। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे बैकग्राउंड मेरा ब्लैक हो चुका है और यहाँ पे टेक्स्ट भी ब्लैक, टेक्स्ट वाइट करना पड़ेगा। कलर वाइट। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने ऐप लिखा था तो यहाँ पे ऐप आ रहा है। ये ऐप कहाँ से आ रहा है, ये ऐप हमारे कोड में से आ रहा है। कोड यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ ना ऐप। इस कोड का मकसद आपको समझाऊंगा, इसमें क्या क्या लिखा हुआ आपको समझाऊंगा थोड़ी देर में। अभी आपने क्या करना है, अपने फोल्डर स्ट्रक्चर को समझना है, फोल्डर स्ट्रक्चर इंस्टॉल करना है। उसके बाद अपने इस फाइल को रीसेट करना है। इसे कहते हैं प्रोजेक्ट को सेटअप करना और प्रोजेक्ट को रीसेट करना। मैंने कंप्लीट प्रोजेक्ट को सेटअप कर लिया, उसको रीसेट कर लिया। अब मैं इसको अपने अकॉर्डिंग जो है वो चेंज कर सकता हूँ। अभी तक आपने जो है प्रोजेक्ट सेटअप देख लिया, उसके बाद आपको पता चलेगा कि प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसमें कौन कौन सी फाइलें होती है और उन फाइलों को क्या क्या काम होता है। मैं दोबारा से रिवाइज करता हूँ। मेन डॉट जेएसएक्स क्या है, एंट्री पॉइंट है फाइल का। ठीक है, ऐप डॉट जेएसएक्स क्या है, एक कंपोनेंट है जो कि रूट की तरह रेंडर होता है index.html के ऊपर। index.html क्या है, ये हमारी मेन फाइल होती है जो कि रन होती है, और इसके अंदर एक आईडी रूट होती है जो कि रन करवाती है मेन डॉट जेएसएक्स को, और मेन डॉट जेएसएक्स रन करवाती है ऐप डॉट जेएसएक्स। ठीक है, उसके बाद हम कंपोनेंट्स बना सकते हैं। कंपोनेंट जो है वो कई डिफरेंट काम हम करें, जैसे नेबर कंपोनेंट हो गया, हेडर कंपोनेंट हो गया, मेन कंपोनेंट हो गया, फुटर कंपोनेंट हो गया, साइड बार कंपोनेंट होगा। तो हम वो अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, वो देखेंगे हम कैसे बनाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट जो है हम बात करते हैं जेएसएक्स के बारे में। मैंने आपको बताया था ना कि आप जो है वो एक ही फाइल के अंदर HTML भी लिख सकते हैं, जावास्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं, एक ही फाइल के अंदर आप CSS भी लिख सकते हैं। तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि जेएसएक्स होता क्या है। जेएसएक्स स्टैंड करता है जावास्क्रिप्ट प्लस XML। जेएसएक्स इक्वल टू HTML लाइक सिंटैक्स इनसाइड जावास्क्रिप्ट। मस्ट रिटर्न अ सिंगल पेरेंट एलिमेंट। आपको दिखाऊंगा इसका मतलब क्या है। मतलब ये है कि यहाँ पे कुछ ऐसा सीन होता है कि हमें एक रिटर्न करना पड़ता है पेरेंट एलिमेंट, और पेरेंट एलिमेंट के अंदर हम कोई किसी भी जो है वो HTML के एलिमेंट्स को रेंडर करवाते हैं। मतलब हमारे पास एक पेरेंट एलिमेंट होना चाहिए जिसका नाम होगा div, या फिर हम इसे फ्रेगमेंट भी कह सकते हैं, हम देखेंगे, बात करेंगे इसके ऊपर। और क्लास नेम लगा सकते हैं हम। ठीक है, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ की पॉइंट्स होते हैं जो हमें ध्यान रखने पड़ते हैं। हम अगर रॉ HTML से ऐसे लिखते हैं तो उसमें कौन कौन से की पॉइंट होते हैं, और हम अगर JSX लिख रहे हैं तो इसमें क्या की पॉइंट होते हैं,
वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी। इसके अलावा हम जो है इसका जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं, वो भी देखेंगे हम चलते हैं कोड की स्क्रीन के ऊपर। मैं यहाँ पे कोड की स्क्रीन के ऊपर आ चुका हूँ और मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं इसको रन कर दूंगा सबसे पहले तो रिएक्ट को रन करने के लिए मैं इस फोल्डर में आ चुका हूँ, रिएक्ट कोर्स वाले फोल्डर का। उसमें यहाँ पे इसको करूँगा npm रन। जैसे करूँगा तो ये प्रोजेक्ट रन हो जाएगा। पहले हम बात करते हैं कि इसमें लिखा क्या हो। मैंने आपको बताया था ना कि ये आपने इसको लाना है RAFCE करके, आप ये लेके आ चुके होंगे, ठीक है। आप समझते हैं कि इसमें है क्या क्या। कुछ भी नहीं, इसको रिमूव करना। सबसे पहले आपने पता क्या लिखना है, आपने लिखना है एक्सपोर्ट, या फिर मतलब आपने एक फंक्शन बनाना है। फंक्शन आपको आते हैं, आपने लिखना है फंक्शन कॉन्स्ट। फंक्शन का नाम जो है ना वो होना चाहिए, वही नाम होना चाहिए जो कि आपकी फाइल का नाम है। आपकी फाइल का नाम क्या है, app.jsx है ना। और app.jsx का नाम देखें आप, पहला जो लेटर है ए वो बड़ा है, पहला इनिशियल लेटर है वो क्या है, बड़ा है। इसी को कहते हैं कंपोनेंट। आप जब भी रिएक्ट में कोई कंपोनेंट बनाते हैं तो आप ऐसे नहीं लिख सकते कोई भी नाम, ठीक है, तो वो आपको एरर देगा। अगर आपने कोई रिएक्ट में कंपोनेंट बनाया है, वो हम कंपोनेंट सेक्शन में देखेंगे फिलहाल तो डिटेल में, लेकिन आपको बता दूं अगर कंपोनेंट बनाना है तो आपने कैपिटल लेटर रखना होता है। सबसे पहला लफ्ज जो है वो कैपिटल होगा। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ HTML.jsx, तो ये होगा एक कैपिटल। अगर मैं ऐसे कर दूंगा HTML.jsx तो ये मुझे एरर देगा, ठीक है। उम्मीद आपको समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे कंपोनेंट के बारे में। कंपोनेंट बनाना कैसे है, कॉन्स्ट करना है, ऐप बनाना है, हमने वो नाम रखना है जो कि हमारी फाइल का नाम है। उसके बाद हमने एक एरो फंक्शन बनाना है। एरो फंक्शन नहीं बनाना चाहते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर हम नॉर्मल फंक्शन बनाएंगे तब भी चल जाएगा, अगर हम एरो फंक्शन बनाएंगे तब भी चल जाएगा। लेकिन जो मॉडर्न रिएक्ट है, मॉडर्न जावास्क्रिप्ट है, उसके ऊपर हम काम करेंगे तो हमें जो है वो एरो फंक्शन यूज करना चाहिए। आगे हम क्या करेंगे, एरो फंक्शन जैसे बनाते हैं वैसे बना लेंगे और यहाँ पे कुछ ऐसा एरो फंक्शन बन के हमारे पास आ जाएगा। एक्स को एक्सपोर्ट डिफॉल्ट भी कर लेंगे ताकि हम इसको यूज कर पाए, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारा एक कंपोनेंट बन चुका है। भाई यही कंपोनेंट था, इसमें और कुछ भी नहीं है। अब ये खाली फंक्शन है, इसके अंदर अगर आपने HTML लिखनी है ना, फिलहाल अगर मैं इसके अंदर लिखूंगा console.log और यहाँ पे मैं लिख दूंगा हेलो वर्ल्ड, ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रिंट हो जाएगा, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा, नो मैटर प्रिंट हो जाएगा। जावास्क्रिप्ट इसमें रन हो रही है। लेकिन आप चाहते हैं कि इसका जावास्क्रिप्ट ना लिखूं, मैं इसके अंदर HTML भी लिखूं, उसके साथ साथ CSS की क्लासेस भी लिखूं, तो वो कैसे लिख सकते हैं। वो लिखने के लिए आपको रिटर्न करना पड़ेगा आपको ब्रैकेट के अंदर कुछ इस तरीके से, ठीक है। आप यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट अलग कर लें और यहाँ पे ये इस फंक्शन के ऊपर आप जो भी लिखेंगे, फंक्शन बनाना चाहें, कोई भी फंक्शन जावास्क्रिप्ट का आप बना सकते हैं। आप ऊपर जो है इस एरिया में जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं और जो रिटर्न वाला एरिया ना, रिटर्न वाला, इसके अंदर भी आप जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं, लेकिन वो लिखने का तरीका थोड़ा अलग होता है। लेकिन इसके अंदर हम जो लिखते हैं वो लिखते हैं HTML। हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिव बनाएंगे। डिव के अंदर जो है वो यहाँ पे H1 रेंडर करेंगे। यहाँ पे लिख देंगे हेलो वर्ल्ड। अगर अब मैं देखूंगा तो यहाँ पे मेरे पेज पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो ये देखो हेलो वर्ल्ड मुझे प्रिंट हुआ दिखाई दे रहा है। क्लियर। बात करते हैं हम इसके अंदर जावास्क्रिप्ट कैसे लिख सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि जावास्क्रिप्ट अगर आप लिखना चाहें तो एक तरीका तो ये है कि आप ऊपर लिख लें। जैसे मैंने यहाँ पे console.log किया और यहाँ पे हेलो वर्ल्ड करवा दिया, कुछ भी। अगर मैं इसको अपने पेज पे देखूंगा रिफ्रेश करके और यहाँ पे जाऊंगा इंस्पेक्ट पे, कंसोल पे जाऊंगा, तो अब देखेंगे यहाँ पे मुझे हेलो वर्ल्ड देखने को मिल रहा है, ठीक है, मिल रहा है देखने को। क्लियर है। एक तरीका होगा जावास्क्रिप्ट लिखने का। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं जावास्क्रिप्ट, आप लिख सकते हैं। लेकिन अपने HTML का अगर कोई जावास्क्रिप्ट लिखनी है ना, तो आप लिखने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको कर्ली ब्रेसेस लगानी पड़ेगी। ये रूल है JSX का, ठीक है। आपके जो कंपोनेंट है उसका रूल है कि आपने अगर HTML के अंदर कोई भी रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर कोई भी जावास्क्रिप्ट रन करनी है तो आप रन कर सकते हैं। यहाँ पे आप लिखेंगे हेलो वर्ल्ड फ्रॉम माई सेल्फ, तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा, ये देख लो क्या लिखा आ गया, हेलो वर्ल्ड फ्रॉम वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये होगा जावास्क्रिप्ट लिखने का एक और तरीका। अभी और बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन अगर आप एडवांस चीज़ सीखना चाहेंगे तो हम और डिटेल में कोर्स बना देंगे इसका, अगर आप कमिट करेंगे। लेकिन ये सिर्फ लर्न बट मैटर सीरीज, जिसमें हम आपको सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताएंगे, ओवरव्यू दी, ठीक है। तो उम्मीद आपको समझ आ चुकी कि JSX काम कैसे करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपोनेंट्स की। आपको मैंने बताया है कि भाई यहाँ पे कंपोनेंट्स से काम होता है। मतलब आपने कोई भी फाइल बनानी है ना, आप वो उस फाइल को एज अ कंपोनेंट रेंडर करेंगे। मतलब आप एक फाइल बना रहे हैं navbar.jsx, आप समझें कि वो एक कंपोनेंट है। navbar के अंदर भी काफी सारे कंपोनेंट्स हो सकते हैं, जैसे कि एक बटन कंपोनेंट हो सकता है, एक लिंक कंपोनेंट हो सकता है, एक लोगो कंपोनेंट हो सकता है, ठीक है। ऐसे ही हमारा जो हेडर है, हेडर में काफी सारे कंपोनेंट्स हो सकते हैं। इसके अलावा हमारा फुटर है, फुटर में काफी सारे कंपोनेंट्स हो सकते हैं। एक फुटर जो है वो एक अलग से कंपोनेंट हो सकता है और इन सारे कंपोनेंट्स को जोड़ के जो है हम एक फाइल के अंदर रेंडर करवाते हैं। उस फाइल का नाम है हमारा
ऐप डॉट जेएसएक्स, जहाँ पे हम क्या करेंगे, एक कंपोनेंट बना लेंगे, वेलकम नाम का एक कंपोनेंट बना लेंगे, ग्रीटिंग नाम का वगैरह वगैरह। अभी देखते हैं हम कोड में जगह। हम जाते हैं यहाँ पे कोड पे। मैंने फर्ज को एक कंपोनेंट बनाया, यहाँ पे एक फोल्डर बनाया कंपोनेंट्स नाम, ठीक है। और यहाँ पे मैंने बना लिया ग्रीटिंग डॉट जेएसएक्स, बना लिया, ठीक है। और मैं आगे यहाँ पे करूँगा आर ए एफ सी करूँगा, ठीक है। इसको रेट और वो भी कर देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। और यहाँ पे लिखो ग्रीटिंग लिखा होगा, ठीक है। अगर मैं इसको रन करना चाहूँगा, कहाँ रन करूँगा मैं जाऊँगा ऐप डॉट जेएसएक्स में। यहाँ पे सबसे पहले तो मैं कोड को दोबारा वापसी लेके आऊँगा। यहाँ पे क्या करूँगा, H1 के नीचे जो है ना, यहाँ पे मैं रन कर दूँगा। अगर आपने कोई कंपोनेंट को इंपोर्ट करना है ना, तो आपने करना ये है, आपने index.html फाइल का यहीं फाइल के अंदर आ जाना है, जो यहाँ पे रिटर्न के अंदर। और यहाँ पे आपने करना है, यहाँ पे आपने एक लगानी है एंगुलर ब्रैकेट ओपन करना है, उसके बाद लिखना है ग्रीटिंग आप लिखेंगे तो आपको VS कोड सजेशन दे देगा कि आप इसको इंपोर्ट कर ले। मैं इसको इंपोर्ट करता हूँ, ये देखो यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। इंपोर्ट होने के बाद आपने इसको सेल्फ क्लोज कर देना है। आपने HTML के अंदर देखा है ना, सेल्फ क्लोजिंग टैग होते हैं, ओपन क्लोजिंग टैग होते हैं। तो ये तो ओपन क्लोजिंग टैग है, लेकिन ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है। तो कंपोनेंट जो है वो एक सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। अगर इसको आप सेल्फ क्लोजिंग टैग पे काम करेंगे तो ये काम करने लगेगा। और मैं अगर इसको दिखाऊंगा आपको, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, ग्रीटिंग लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब हमारा कंपोनेंट सक्सेसफुली काम भी कर रहा है, हमने बना भी लिया और उसको एम्बेड भी कर दिया हमारे पेज के अंदर। अगर हम चाहें किसी और पेज के थ्रू एम्बेड करना तो हम कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक और कंपोनेंट बनाता हूँ जिसका नाम है हेलो डॉट जेएसएक्स। RAFC करता हूँ और हेलो लिखता हूँ, ठीक है, हेलो फ्रॉम मी, ठीक है। और मैं इसको रन करना चाहूँ ग्रीटिंग के अंदर, तो मैं कर सकता हूँ ग्रीटिंग के अंदर भी इसको रन। कैसे करूँगा, यहाँ पे करूँगा और यहाँ पे हेलो लिखूंगा। हेलो लिखने के बाद इसको बंद कर दूंगा और देखो कुछ इस तरीके से हमारा कंपोनेंट आ जाएगा। और मैं अगर देखूंगा, यहाँ पे देखो हेलो भी आएगा और ग्रीटिंग भी आएगा। रिफ्रेश करता हूँ, देखो ग्रीटिंग आ रहा है और हेलो भी आ रहा है। मतलब अब ये जो है वो एक कंपोनेंट बन चुका है और ये एक कंपोनेंट बन चुका है। और सारे के सारे चीज़ों जो है वो सारी चीज़ें index.html के अंदर रन हो रही। क्लियर। तो ये थे हमारे कंपोनेंट्स बनाना। अगर आप कोई कंपोनेंट्स बनाएंगे, आप बना सकते हैं, कोई जैसे मर्जी कंपोनेंट बनाना चाहिए वैसे बना सकते हैं आप, जैसे मर्जी पंगे लेना चाहिए वैसे बना सकते हैं आप, ठीक है। अगर आप वो चीज़ें सीखना चाहते हैं एडवांस में, तो आप जो है वो कमेंट कीजिएगा। मैं आपको इन डेप्थ डिटेल में कोर्स प्रोवाइड कर दूंगा 8 से 9-10 घंटे का। इसमें आपको कंप्लीट डिटेल मिलेगी कि ये कंपोनेंट्स होते क्या हैं। लेकिन अगर आप प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तो आपको चीज़ें और समझ आ जाएंगी। आप कॉन्सेप्ट सीखने से अच्छा प्रोजेक्ट बनाने की तरफ फोकस। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे एक नए कंसेप्ट के बारे में, उसका नाम है प्रोप्स। प्रोप्स का मतलब क्या है? प्रोप्स का मतलब ये है कि आपने कंपोनेंट्स बनाए, आपने एक कंपोनेंट बनाया पेरेंट नाम का, जिसका नाम है पेरेंट, ठीक है। उसके बाद आपने उसके 2 चिल्ड्रन बनाए, चिल्ड्रन 1 चिल्ड्रन 2। चिल्ड्रन 1 के अंदर भी उसके 2 चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन A चिल्ड्रन B। अभी आपको समझ नहीं आएगी इस चीज की, मैं आपको समझाता हूँ कोड के अंदर जाके। फर्ज करें आप जो है वो एक कंपोनेंट बना रहे हैं जिसका नाम है ग्रीटिंग डॉट जेएसएक्स, ग्रीटिंग, ठीक है। उसके अंदर उसका एक कंपोनेंट आ रहा है हेलो, आ रहा है ना हेलो। मतलब एक मेन कंपोनेंट है ऐप डॉट जेएसएक्स, उसका एक चिल्ड्रन है ग्रीटिंग। ग्रीटिंग का चिल्ड्रन कौन है? हेलो है। मतलब चिल्ड्रन के चिल्ड्रन चिल्ड्रन के चिल्ड्रन बने जा रहे हैं। मतलब एक पेरेंट आ रहा है ऐप, उसका चिल्ड्रन ग्रीटिंग है, उसके चिल्ड्रन हेलो है। अगर आप चाहते हैं कि मैं ग्रीटिंग से ऐप डॉट जेएसएक्स में कोई डाटा भेज सकूं, तो ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन से पेरेंट में डाटा नहीं भेज सकते। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि पेरेंट से मैं कोई चिल्ड्रन में डाटा भेजूं, तो वो किया जा सकता है, ठीक है। वो हो सकता है प्रोप्स के जरिए। प्रोप्स क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ। प्रोप्स क्या करता है? डेटा को शेयर करता है पेरेंट्स से चिल्ड्रन कंपोनेंट्स, ठीक है। प्रोप्स क्या करता है? प्रोप्स एक कॉन्सेप्ट है जो क्या करता है, आपके डाटा को, आप कोई भी डाटा है आपके पास, फर्ज करें मेरे पास एक वेरिएबल है कॉन्स्ट नेम नाम का, नेम इज इक्वल टू अली, ठीक है। अब ये वेरिएबल मैं चाहता हूँ कि मैं इसको हेलो के अंदर यूज करूँ। हेलो के अंदर यूज करूँ, कैसे यूज करूंगा? अब इसको डायरेक्टली तो यूज कर नहीं सकता मैं है तो लिख नहीं सकता कि हेलो के यहाँ पे जाऊँ और मैं यहाँ पे कह दूँ कि यहाँ पे कह दूँ कि हेल नेम, तो यहाँ पे मुझे एरर देगा। ये कहेगा भाई नेम यहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं है। अगर मैं इसको दिखाऊंगा यहाँ पे तो मुझे एरर देगा ये, ठीक है। मुझे ये एरर देखने को मिलेगा। अभी यहाँ पे एरर नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी एरर देखने को मिलता है आपको नेम की वजह से, क्योंकि नेम यहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं है, सही है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये नेम को मैं पास कर दूं, उसको हेलो भी यूज कर पाऊँ, मतलब आपके पेरेंट में कोई चीज़ है, आपके घर में कोई चीज़ आप चाहते हैं कि वो दूसरे घर में पहुंच जाए, उससे नीचे वाले दर्जे में पहुंच जाए, तो आप कैसे भेजेंगे? आप उसको बहला देंगे। मतलब आपके पास कोई पानी है, आप उस पानी को नीचे वाले दर्जे में भेजना चाहते हैं, आप कैसे करेंगे? ऊपर से पानी को नीचे अंडेल देंगे, यही करेंगे ना। ऐसे ही हम प्रोप्स का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। हम अपने कंपोनेंट के अंदर इसको पास कर देंगे नेम,
जैसे हम पास करते हैं ना एट्रीब्यूट, HTML में एट्रीब्यूट होते हैं, वैसे ही यहाँ पे प्रोब्स होते हैं। प्रोब्स क्या करते हैं, हमारे कुछ एक्स्ट्रा वैल्यूज होती हैं, हम यहाँ पे नेम को पास कर देंगे और इस नेम को यहाँ पे रिसीव भी कर लेंगे। कैसे रिसीव करेंगे, देखो नेम को मैंने यहाँ पास कर दिया ग्रीटिंग में। अब ग्रीटिंग के अंदर ना एक वेरिएबल होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है, उस ऑब्जेक्ट में जो है हम इसको डिस्ट्रक्चर कर लेंगे। कैसे डिस्ट्रक्चर कर लेंगे, हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लगाएंगे और ऑब्जेक्ट में जाके इसको नेम से डिस्ट्रक्चर कर लेंगे। कर लिया डिस्ट्रक्चर। अब इसको यूज करना चाहूँगा, अब यूज कर सकता हूँ। कैसे, मैं यहाँ पे लिख दूंगा नेम, तो अब क्या होगा, ग्रीटिंग के बाद यहाँ पे नेम भी शो होगा। रिफ्रेश करूंगा मैं यहाँ पे तो मेरे पास अली शो हो रहा है, देखो अली शो हो रहा है। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं ग्रीटिंग में नहीं, मैं हेलो में यहाँ पे शो करूँ, फ्रॉम मी की जगह यहाँ पे अली आना चाहिए, तो वो कैसे कर सकता हूँ मैं क्या करूंगा, इस नेम को यहाँ से पास कर दूंगा। अब यहाँ पे हेलो में नेम करूंगा और यहाँ पे नेम पास कर दूंगा। ठीक है, नेम पास कर दूंगा। अब नेम पास हो गया। अब इसको एक्सेप्ट कैसे करूंगा, एक्सेप्ट करने के लिए मैं यहाँ पे जाऊंगा, इसको डिस्ट्रक्चर कर लूंगा। डिस्ट्रक्चर करने के बाद अब देखो यहाँ पे डिस्ट्रक्चर होगा और इसको मैंने यहाँ पे यूज भी कर लिया। यूज करने के बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हेलो फ्रॉम मी और अली यहाँ पे भी शो हो रहा है। तो ये था प्रोव्स का कॉन्सेप्ट। उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी। अभी ये मानता हूँ अच्छे तरीके से नहीं समझ पाए होंगे, आप प्रैक्टिस नहीं कर पाए होंगे। आप अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप चैट जीपीटी का सहारा ले सकते हैं। आप, मेरा काम था आपको कॉन्सेप्ट बताना, कॉन्सेप्ट का एक्चुअल मकसद होता क्या है। अगर आप इसको और प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले कोर्स। नेक्स्ट हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट है वो है यूज स्टेट का कॉन्सेप्ट। यूज स्टेट का मतलब ये है कि अगर आप कोई ऐसा डाटा है जिसको स्टोर करना चाहते हैं, आप उसको थ्रू आउट द ऐप जो है वो स्टोर करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि कोई भी वैल्यू जो है इनपुट के अंदर डाले, कोई वहाँ पे इनपुट आएगा, इनपुट के अंदर कोई वैल्यू इंटर करे तो वो वैल्यू मेरे पास सेव हो जानी चाहिए। तो वो सेव आप कर सकते हैं। कोई ऐसी वैल्यू है जिसको चाहते हैं कि आप वो स्टोर करके रखिए, जैसे थीम हो गया। फर्क करें, आपने लाइट और डार्क थीम इनेबल करता है, कैसे इनेबल करेंगे आप, आपने एक स्टेट बना लिया, अपने मेमोरी में स्टोर कर दी, वेरिएबल बना लिया। फर्ज करें आपने कहा भाई लेट एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, लेट वेरिएबल बना लिया आपने। मैं कोड में समझाता हूँ आपको। ऐप में जाके यहाँ पे आपने बना लिया लेट मोड इज इक्वल टू लाइट। ठीक है, बना लिया लाइट। अगर आप यहाँ कहेंगे कि भाई डिव में क्लास नेम लगा दो और क्लास नेम में यहाँ पे मैं डायनेमिक वैल्यू यूज करूंगा। डायनेमिक स्ट्रक्चर देखो कैसे यूज कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, और मैं यहाँ पे यूज करूंगा थीम। थीम नहीं, यहाँ पे यूज करूंगा मोड जो है वो अगर ट्रू है, मोड अगर इक्वल टू है लाइट के, तो तुम क्या करो, लाइट यूज करो। ठीक है, नहीं तो डार्क यूज। मतलब मैं ये कह रहा हूँ, मैं क्लास में बना लेता हूँ यहाँ पे बैकग्राउंड बॉडी नहीं है, मैं बनाता हूँ मैं डार्क डॉट डार्क और डॉट लाइट। बैकग्राउंड वाइट हो जाएगा, कलर हो जाएगा ब्लैक। ठीक है, मैंने ये दो क्लासेस बना लिया। मैं आपको समझाता हूँ क्या कह रहा हूँ। एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको यूज स्टेट के अलावा। अगर आप सिंपल वेरिएबल बनाएंगे ना लाइट, ठीक है, अब कहते हैं कि मोड अगर लाइट है तो लाइट कर दो, तो डार्क कर दो। अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे देखो मेरा मोड क्या है, लाइट है, मतलब मेरा वेरिएबल जो है वो लाइट है। अगर मैं इसको डार्क कर दूंगा ना तो यहाँ पे देखो डार्क हो जाएगा। रिफ्रेश करता हूँ तो ये डार्क हो जाएगा, हो गया डार्क। ठीक है, वेल एंड गुड, काम कर रहा है। लेकिन अगर ऐसा हो कि मैं यहाँ पे एक बटन दे दूँ, H1 की जगह यहाँ पे एक बटन दे दे, बटन दे दो और मैं कहूँ यहाँ पे चेंज थीम, मैं यहाँ पे चेंज थीम का बटन दे रहा हूँ, दे दिया बटन। अगर अब मैं इस बटन पे क्लिक करना चाहूंगा, तो ये काम नहीं करेगा। क्यों नहीं काम करेगा, मेरा मकसद क्या है, मेरा मकसद ये है कि मैं इस वैल्यू को चेंज कर पाऊँ। यहीं पर कॉन्सेप्ट आता है हमारा यूज स्टेट का। यूज स्टेट, ठीक है। यूज स्टेट क्या करता है, आपकी वैल्यू को मेमोरी में स्टोर तो करके रखता ही रखता है, याद तो करता ही करता है वेरिएबल की तरह, लेकिन साथ साथ उस वैल्यू को चेंज करने की ताकत भी रखता है। ठीक है, मैंने वेरिएबल बना लिया, ठीक है, लेकिन इसको चेंज नहीं कर सकता मैं। चेंज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा मोड इज इक्वल टू लाइट, ऐसे करना पड़ेगा। लेकिन ऐसे करने से गलती हो सकती है, ऐसे करने में एरर आ सकती है। तो इसलिए यहाँ पर रिएक्ट में एक कॉन्सेप्ट आता है जिसका नाम है यूज स्टेट। यहाँ पे यूज स्टेट बनाने का तरीका समझ लो, आप कैसे बनाते होते हैं। आपने एक कॉन्स्ट वेरिएबल लेना है,
उसके अंदर आपने जो है वो यहाँ पे एक ये ब्रेसेस ले लेनी है, स्केल ब्रेसेस, ठीक है। उसके बाद आपने लिखना यहाँ पे है अपने वेरिएबल का नाम, अपने स्टेट का नाम, स्टेट कह सकते हैं, वेरिएबल का है, जो मर्जी कहना चाहें आप कह सकते हैं। मेरे स्टेट का नाम है मोड, बना लिया। उसके अलावा इक्वल टू लगाएंगे, इक्वल टू लगाने के बाद आप यूज स्टेट लिखेंगे, यूज स्टेट लिखने के बाद आप यहाँ पे वैल्यू देंगे। उसकी वैल्यू वैल्यू क्या होगी, इनिशियली जो है वो इसकी लाइट वैल्यू, लाइट वैल्यू हो गई। अब इससे काम तो चल जाएगा, लेकिन अभी आपको बताया ना मैंने, मुझे जो है वो बटन पे क्लिक करने में चेंज भी करना चाहिए। तो चेंज करने के लिए हमें एक और फंक्शन जो है हमें यहाँ पे मिलता होता है रिएक्ट में, यूज स्टेट में, इसका नाम है सेट मोड। सेटर फंक्शन इसे कहते होते हैं। जो सेट लिखा हो ना, ये जो है आप वैसे का वैसे लिखेंगे, बाकी आप नेम जैसे मर्जी लिखते हैं, सेट लिखेंगे और मोड लिखेंगे। आप कोई भी नाम लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जो मर्जी नाम लिखना चाहें वैसे लिख सकते हैं। मैंने मोड इसलिए लिखा था कि मुझे समझ आ जाए कि मेरा वेरिएबल का नाम क्या है, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है वो स्टेट बनाते होते हैं। अब स्टेट को मैं चेंज भी कर सकता हूँ, इसकी वैल्यू का एक्सेस भी कर सकता हूँ। कैसे एक्सेस करूंगा, मैं यहाँ पे ऑन क्लिक लगाऊंगा, ऑन क्लिक लगाऊंगा। मैंने आपको बताया था ना कि मैं HTML के अंदर जावास्क्रिप्ट का यूज कर सकता हूँ, तो देखो जावास्क्रिप्ट का यूज कर रहा हूँ मैं यहाँ पे ऑन क्लिक पे। यहाँ पे एरो फंक्शन बनाऊंगा मैं, एरो फंक्शन बनाने के बाद यहाँ पे क्या करूंगा, सेट मोड पे क्लिक करूंगा। सेट मोड लगाने के बाद यहाँ पे करूंगा क्या, यहाँ पे लगा दूंगा डार्क, या फिर ऐसे कह देता हूँ मैं कि अगर मोड जो है वो इज इक्वल टू है लाइट के, तो तुम कर दो इसको डार्क, नहीं तो इसको कर दो लाइट। मतलब मैंने डायनेमिक वैल्यू लगा दी ना, मैंने कहा कि अगर मोड की वैल्यू लाइट है तो इसको डार्क कर दो, अगर डार्क है तो इसको लाइट कर दो। अगर मैं चेंज थीम पे क्लिक करूंगा ना, तो यहाँ पे देखिएगा ये वैल्यू जो है एक रिफ्रेश कर लेता हूँ 1 मिनट। तो पहले देखो यहाँ पे डार्क हो रही है और लाइट हो रही है, डार्क हो रही है, लाइट हो रही है, डार्क हो रही है, लाइट हो रही है। तो यही था हमारे यूज स्टेट का कमाल। एक और तरीका कमाल आप बताऊंगा, अगर आप एग्जाम्पल और देखना चाहते हो देख लो। एग्जाम्पल देखो कौन सी मैं बनाता हूँ। यहाँ पे एक इनपुट, इनपुट बना लिया, इनपुट टेक्स्ट पहले बनाया मैंने, ऑन क्लिक बनाया, ऑन क्लिक बनाने के बाद यहाँ पे मैंने 1 मिनट प्लेस होल्डर लगाया। प्लेस होल्डर लगाने के बाद मैंने कहा इंटर नेम, ठीक है। नेम इंटर किया और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, नेम लगाता हूँ और सेट नेम, और यहाँ पे इसको ब्लैंक छोड़ता हूँ। फिलहाल के लिए हमारा वेरिएबल ब्लैंक है, नेम उसके वेरिएबल का नाम, ठीक है। अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँगा, मैं चाहता हूँ कोई भी वैल्यू इसको मतलब ये हमारे जो इनपुट है, ये वाला इनपुट है, यहाँ पे एक शो नहीं हो रहा है, एरर आ रहा है। जो इनपुट है, जो इनपुट के ऊपर कोई भी वैल्यू इंटर करेगा तो वैल्यू बार बार जो है वो रन टाइम में चेंज होनी चाहिए, और वैल्यू को स्टोर करवाओ हमारे इस वेरिएबल, हमारे स्टेट का। तो वो फिर कैसे होते हैं, हो सकती है, वो हो सकती है इस तरीके से। हम यहाँ पे एक एरो फंक्शन बना सकते हैं, उसका नाम है ई ले लेंगे, और एरो फंक्शन ऐसे करेंगे और यहाँ पे कर देंगे सेट नेम, सेट नेम कर देंगे, यहाँ पे ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू कर देंगे। अगर आप जावास्क्रिप्ट जरा से भी यूज करके आए तो आपको पता होगा इस फंक्शन का नाम क्या होता है। इससे आप वैल्यू का एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस मोड को हटा देते हैं फिलहाल के लिए ये, ठीक है। मोड को हटा दिया हमने, यहाँ पे इसका कोई काम नहीं। अगर हम अब देखेंगे यहाँ पे हमारे पास एक स्टेट शो हो रही है, इनपुट शो हो रहा है, उसके अंदर जो है हम वैल्यू भी लिख सकते हैं ना। वैल्यू हमारी स्टेट के अंदर अपडेट हो रही है, लेकिन हमें शो नहीं हो रही। हमें शो करवाना क्या है, शो करवाएंगे। पहले तो यहाँ पे वैल्यू लगाएंगे, वैल्यू के अंदर लगाएंगे नेम, ठीक है। उसके बाद इस डिव के अंदर जो है इनपुट के नीचे हम यहाँ पे H1 लगा देंगे, और H1 में हम यहाँ पे डायनामिकली जो है वो वैल्यू को शो करवा देंगे नेम, ठीक है। H1 से कौन सी वैल्यू आएगी, नेम आएगी। अगर अब हम देखेंगे यहाँ पे रिफ्रेश करके, तो यहाँ पे अगर मैं नेम लिखूंगा, इसमें रिफ्रेश करता हूँ, वो गलती हो रही, इंटर नेम ऑन क्लिक H1 नेम, और सॉरी यहाँ पे ऑन क्लिक नहीं आना था, ऑन चेंज आना था, ऑन चेंज क्योंकि जब वैल्यू लिखेगा बंदा तो वो चेंज होगी ना, वैल्यू क्लिक तो नहीं होगा ना वैल्यू। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम चेंज कर रहे हैं। अगर हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो सक्सेसफुली काम करेगा। अगर हम यहाँ पे कुछ लिखते हैं, जैसे कि अली लिखता हूँ यहाँ पे, तो देखो ना यहाँ पे नीचे अली प्रिंट हो रहा है। तो ये था यूज स्टेट का कमाल। अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आप और समझ आ जाएगी, आपको ये प्रैक्टिस के ऊपर है। आप इसको जैसे ही रिएक्ट यूज करना सीखेंगे, आपको ये बार बार यूज करने को मिलेगा स्टेट, ठीक है। तो इसमें घबराना नहीं है। कोई आपसे पूछे ये स्टेट होता क्या है, तो अपने सिंपल कहना है कि ये एक वेरिएबल होता है, लेकिन वेरिएबल के साथ हमें एक ताकत ये भी मिलती है कि हम इस वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। ऑन क्लिक फंक्शन लगा के, जो कोई और फंक्शन लगा के इसको म्यूट कर सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको, म्यूटेबल कर सकते हैं, मतलब म्यूटेबल चेंज कर सकते हैं सिंपल लेवल में, ठीक है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक की, और अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक हमारा इवेंट्स को हैंडल करना। इवेंट्स हम ऑलरेडी हैंडल कर चुके हैं मेरे ख्याल में। मैंने आपको दिखाया ऑन क्लिक, ऑन चेंज, कैसे हम इवेंट हैंडल कर सकते हैं। यही इवेंट होते हैं। आप अपने HTML की फाइल के अंदर, HTML फाइल सॉरी, हमारे ये जो JSX कंपोनेंट है, हम इसके अंदर HTML लिखते हैं ना अपनी, तो इसी के अंदर आप इवेंट भी लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने एक इवेंट लगाया ऑन क्लिक नाम, ऑन क्लिक नाम का इवेंट लगाया मैंने। मैंने क्या कहा, हैंडल क्लिक, हैंडल क्लिक कर दो। ठीक है, कर दिया। अब इस इवेंट को मैं अलग बना सकता हूँ, फंक्शन बना सकता हूँ, कॉन्स्ट हैंडल क्लिक इज इक्वल टू, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सेट नेम जॉन नहीं कर सकता, यहाँ पे मैं कहता हूँ अलर्ट इवेंट क्लिक। ठीक है, कह दिया, इवेंट क्लिक कह दिया मैंने। अगर अब मैं यहाँ पे इसको रिमूव करता हूँ, यहाँ पे इसको रिमूव करता हूँ, और ऑन क्लिक को भी रिमूव करता हूँ, यहाँ पे लगाता हूँ बटन, और यहाँ पे इसको भी रिमूव करता हूँ, और यहाँ पे बटन क्लिक, ऑन क्लिक और हैंडल क्लिक। तो कुछ इस तरीके से मैंने एक फंक्शन बनाया हैंडल क्लिक नाम का, और यहाँ पे ऑन क्लिक पे लगा दिया। इवेंट होता है ऑन क्लिक, आपको पता है इवेंट होते हैं, जावास्क्रिप्ट आप पढ़ के आए हैं, आपको पता होगा। ठीक है, अगर मैं इस पर रिफ्रेश करूंगा और यहाँ पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे लिखा आ रहा है इवेंट क्लिक। तो ये था हमारे क्लिक इवेंट होते हैं, हमारे हैंडल क्लिक इवेंट होते हैं, ऑन चेंज इवेंट होता है। काफी सारे इवेंट दिखाऊँ आपको। ये देखो हमारे पास कौन कौन से इवेंट्स आ रहे हैं। ऑन क्लिक इवेंट है हमारे पास, क्लास नेम है, सारे प्रोप्स आ रहे हैं, प्रॉपर्टीज आ रही हैं। काफ़ी सारे इवेंट होते हैं, अगर आप सारे करना चाहेंगे, ऑन एनिमेशन कैप्चर, ऑन ब्लर, ऑन एंडर क्लिक, ऑन ब्लर, ऑन चेंज, ऑन क्लिक। काफ़ी सारे इवेंट्स हैं जो कि हम जावास्क्रिप्ट में पढ़ के आए हैं। वही सारे इवेंट्स आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं डायनामिकली। ठीक है, आप अपने HTML के अंदर जो है वो आप इवेंट्स भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, 2 इवेंट्स मैंने आपको समझाए हैं, अभी आपको समझाए हैं, आपको समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट अब बात करते हैं कंडीशनल रेंडरिंग की। ये कंडीशनल रेंडरिंग भी मैं आपको सिखा चुका हूँ, अभी आपको बताई है मैंने कंडीशनल रेंडरिंग होती कैसे है। मैंने आपको दिखाया था ना कि मैंने डायनामिकली क्लास नेम लगाई थी, आपको दिखाता हूँ अभी आपको ऐसे लगाई थी। ये देखो, यहाँ पे मैंने एक कोड लिखा था, यहाँ पे डायनामिकली क्लास लगाई थी। देखो कैसे, मैंने कहा था क्लास नेम अगर बोर्ड इज इक्वल टू लाइट है तो ट्रू कर दो, लाइट कर दो तो डार्क कर दो। अगर आप जावास्क्रिप्ट जरा सी पढ़ के आए हैं ना, तो आपको पता होगा यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर का, टर्नरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर का आपको पता है ना कैसा काम होता है। आपने यहाँ पे लगाना होता है कंडीशन, जैसे कि मैंने लगाया अगर ट्रू है तो, अगर ट्रू होगा तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे लगा देंगे ट्रू, नहीं तो फॉल्स लगा देंगे। कुछ ऐसा हमारा सिंटैक्स होता है हमारे टर्नरी ऑपरेटर का। तो यही हम लगा रहे हैं यहाँ पे। देखो हम यहाँ पे जो है वो रिएक्ट के अंदर जो है वो इफ एल्स कम यूज करते हैं, हम टर्नरी ऑपरेटर ज़्यादा यूज करते हैं। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे यूज कर सकता था इफ एल्स, इफ अगर मोड इज इक्वल टू लाइट है तो ये करो, एल्स ये करो, वगैरह वगैरह हम कर सकते थे, लेकिन हमने किया नहीं। मैं चाहता था कि कोड हमारा छोटे से छोटा हो, इसलिए मैंने यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ किया। और रिएक्ट में जो है वो यही प्रोफेशनल यूज़ करते हैं टर्नरी ऑपरेटर को। तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, आप यूज़ कर सकते हैं टर्नरी ऑपरेटर को। अगर लॉगिन है तो ये लिख दो, अगर लॉगिन नहीं है तो ये लिख दो। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ, मोड अगर ट्रू है तो लाइट लिख दो, अगर ट्रू नहीं है तो डार्क लिख दो। यहाँ पे देखो सेट मोड में हम कर रहे हैं, मोड अगर लाइट है तो डार्क कर दो, डार्क है तो लाइट कर दो। ठीक है, तो यही था टर्नरी ऑपरेटर। अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ आ जाएगी, कोई मुश्किल बात नहीं है। आप जावास्क्रिप्ट सीख के आए हैं ना, तो आपको ये आसान लगेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिस्ट के बारे में और कीज के बारे में। और यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाना है, वो है मैप का। अगर आप जावास्क्रिप्ट सीखे हैं तो आपको पता होगा मैप होता है, मैप, फिल्टर और रिड्यूस, पढ़ा है ना आपने। रिएक्ट के अंदर ना मैप बहुत ज़्यादा यूज होता है। आपने कोई भी ऐसा चीज बनाई, जैसे कि कॉन्स्ट बनाई यहाँ पे लिस्ट, सेट लिस्ट इज इक्वल टू यूज स्टेट, और यूज स्टेट के अंदर मैंने जो है एक बनाया एरे, एरे बनाया मैंने। ठीक है, एरे के अंदर मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल एक बनाई लिस्ट, जैसे कि लिस्ट के अंदर मैंने एक बनाई ऑब्जेक्ट बनाया आईडी टाइटल 1 को टाइटल टाइटल चाहिए। कुछ इस तरीके से मैंने एक लिस्ट बना ली लिस्ट। अब इसको प्रिंट करना चाहता हूँ, प्रिंट कैसे करूँगा। आपने सीखा होगा जावास्क्रिप्ट में मैंने कैसे प्रिंट किया है, जैसे करते हैं प्रिंट। कोई भी हमारा एरे होता है ना, उसको प्रिंट करवाने के लिए हम लगाते हैं लिस्ट डॉट मैप, लगाते हैं ना मैप। वैसे यहाँ पे करना कुछ भी नहीं मुश्किल इसमें। हम यहाँ पे किसी भी जावास्क्रिप्ट कोड को HTML के अंदर ब्लेंडर करने के लिए हम यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं, आपको पता है यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे लिस्ट लगाऊंगा, डॉट मैप लगाऊंगा,
मैप लगाने के बाद यहाँ पे क्या करूँगा, देखो कुछ ऐसा सिंटैक्स है हमारा भी। मैप के अंदर आपको पता है यहाँ पे एक कॉल बैक फंक्शन भी आता होता है जिसको कहते हैं आइटम आ गया या फिर इंडेक्स आ गया, उसके बाद यहाँ पे ऐसे कर देंगे और उसके बाद हम जो है वो यहाँ पे करली ब्रेसेस या फिर ये वाली ब्रेसिंग लगा सकते हैं। ठीक है, लगाने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे रिटर्न करना है। रिटर्न या फिर रिटर्न ना भी करें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम यहाँ पे करली ब्रेसेस लगाते हैं इन ब्रेसेस की बजाय करली ब्रेसेस लगाते तो हमें रिटर्न करना पड़ता, क्योंकि HTML को रिटर्न करना होता है तो रिटर्न करना पड़ेगा उसको। ऐसे सिंपल ही लिख सकते हैं हम HTML। यहाँ पे याद रखिएगा हम एक जावास्क्रिप्ट कोड लिख रहे हैं, जावास्क्रिप्ट के अंदर हमें HTML को रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है, रिटर्न करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे करली ब्रेसेस लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पे डिव लगा देंगे। डिव लगा देंगे, डिव लगाने के बाद यहाँ पे की लगा देंगे। एक डिव लगा देंगे। डिव के बाद यहाँ पे हम की लगा देंगे। की के अंदर हम लगा देंगे इंडेक्स। ठीक है, यूनिक की हो गई। यहाँ पे हम लगा सकते हैं आइटम डॉट ID। ठीक है, उसके बाद हम डिव लगा सकते हैं यहाँ पे आइटम डॉट टाइटल नाम का। अब दोनों ये एरर क्यों आ रहा है, एरर इसलिए आ रहा है, मैंने आपको बताया था कि हमारे कंपोनेंट के अंदर HTML जब रेंडर करते हैं तो हमारा एक पेरेंट एलिमेंट होना चाहिए। पेरेंट एलिमेंट यहाँ पे हम एक फ्रेगमेंट बना देते हैं, खाली फ्रेगमेंट। ठीक है, या फिर हम इसको डिव भी बना सकते थे, डिव भी बना सकते थे, कोई प्रॉब्लम मसला नहीं है। डिव बनाओ या खाली फ्रेगमेंट बनाओ, तब भी ये काम करेगा। अब कोई एरर नहीं आ रहा। अगर अब मैं चेक करूँगा यहाँ पे तो मेरे पास यहाँ पे लिस्ट शो हो रही होगी, देखो है टाइटल 1, टाइटल 2, टाइटल। तो कुछ इस तरीके से आप अपने लिस्ट को, अपने डाटा को, अगर वो एरे की फॉर्मेट में है, अगर आप कहते हैं कि उसको शो करवाना है, तब उसको शो करवा सकते हैं मैप की मदद से। मैप हमारा एक मेथड होता है रिएक्ट के अंदर, जावास्क्रिप्ट के अंदर। उसका यूज करके आप किसी भी चीज़ को प्रिंट करवा सकते हैं अगर वो एरे है तो। इसके ऊपर काफ़ी सारे ऑपरेशंस लगा सकते हैं। अगर आप डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तो आपको पता चलेगा ये कितना यूज़ होता है। इसके अलावा जो टर्नरी ऑपरेटर है ये कितना यूज़ होता है। ठीक है, इनको बार बार आप यूज़ करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूज इफेक्ट के बारे में। यूज इफेक्ट क्या करता है, यूज इफेक्ट मैं आपको ऊपर ऊपर से बात बताऊं तो ये आपके साइड इफेक्ट्स फंक्शन को काम करवाता है। मतलब आपने एक काम किया, आप एक आपकी एक कंपनी है, ठीक है, आप काम कर रहे हैं वहाँ पे, आप तो अपना काम कर ही रहे हैं, लेकिन आपके जो कलीग्स हैं वो भी काम कर रहे हैं। तो जो कलीग्स आपके लिए काम कर रहे हैं, आपकी कंपनी में हाथ बटा रहे हैं, समझ लें कि वो साइड इफेक्ट काम कर रहे हैं, पैरेलली जो है काम चल रहा होता है। आप ये समझ लें कि आप एक लाइन खींच रहे हैं, साथ साथ कोई और बंदे भी लाइन खींच रहे हैं। तो वो जो लोग लाइन खींच रहे हैं आपके हक में, तो वो आप कह सकते हैं कि वो पैरेलली आपके लिए काम कर रहे हैं। और पैरेलली जो काम होता है वो यूज इफेक्ट भी इसी तरीके से काम करता है। मतलब आप अपनी ऐप तो चला रहे हैं, आपकी वेबसाइट तो चल रही है, लेकिन साथ साथ आपके पैरेलल जो है वेबसाइट के साथ साथ उस दूसरे टास्क भी परफॉर्म हो रहे होते हैं। जैसे कि हमारी एपीआई के डाटा को फैच करना, हमारे फंक्शंस को परफॉर्म करना, हमारे और डाटा को लेके आना, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो कि हम यूज इफेक्ट के जरिए करवाते हैं, जब चाहते हैं कि हमारे बैकग्राउंड में होते रहे। यही यहाँ पे लिखा हुआ रन साइड इफेक्ट्स, टाइमर्स, एपीआई कॉल्स होगी, सब्सक्रिप्शन वगैरह होगी, एम्प्टी एरे मीन्स टर्न वंस नोन माउंट वगैरह सारी चीज़ें हम देखेंगे यूज इफेक्ट में देखते हैं। इस सब डाटा को क्लियर करता हूँ मैं, यहाँ पे RFC लगाता हूँ। RFC लगाने के बाद यहाँ पे अभी खाली हमारे पास ऐप आ रही है, देखो खाली हमारे पास ऐप आ रही है और यहाँ पे कुछ भी नहीं। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ऐप तो चलती रहे मेरे पास, लेकिन साथ साथ यूज इफेक्ट में आप सिंटैक्स देखने कुछ ऐसा होता है, इसको इंपोर्ट करना पड़ता है। इंपोर्ट करने के बाद कुछ ऐसा सीन होता है, इसके अंदर आपको एक कॉल बैक फंक्शन देना पड़ता है, आपको ऐसे फंक्शन देना पड़ता है कॉल बैक। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे आप लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग ऐप इज रनिंग एट साइड। ठीक है, अगर आप इसको रन करेंगे तो ये रन हो रहा है, मसला नहीं है, देखो रन हो रहा है। यहाँ पे ऐप इज रनिंग एट साइड, ऐप इज रनिंग एट साइड वगैरह रन हो रहा है। लेकिन यहाँ पे यूज इफेक्ट में एक और हमारे पास आती है, वो ये है कि आपने कॉल बैक फंक्शन के अलावा यहाँ पे एक यहाँ पे एम्प्टी एरे देना होता है। एम्प्टी एरे इसलिए देना होता है क्योंकि अगर आप एम्प्टी एरे नहीं देंगे तो ये इफेक्ट जो है बार बार चलता रहेगा। मतलब आपकी वेबसाइट के ऊपर बार बार चीज़ चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, आप इसको रोक ही नहीं पाएंगे, आपको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और आपका वेबसाइट का लोड जो है वो बढ़ता रहेगा। फर्ज करें आपने हज़ारों डाटा जो है वो लेके आ रहे हैं, एपीआई का डाटा लेके आ रहे हैं, फैच करके यूज़र का डाटा, फेसबुक यूज़र का डाटा। ठीक है, अब वो बार बार डाटा आता रहेगा, फैच होता रहेगा, तो आपकी वेबसाइट के ऊपर लोड बढ़ेगा। लोड बढ़ेगा तो आपकी वेबसाइट जो है वो क्रैश कर सकती है।
इसी काम को बचाने के लिए हम यहाँ पे खाली एम्प्टी एरर लगाते हैं, और एम्प्टी एरर लगाने का मकसद ये होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक बार रन होगा, या जब तब रन होगा जब मैं पेज को रिफ्रेश करूँ। अगर मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ तब ये दोबारा रन होगा। ठीक है, तो ये मकसद था हमारा यूज फेड का। यूज फेड करता क्या है, हमारे साइड इफेक्ट फंक्शन के चलाते हैं। इसको हम और डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप और डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप यूट्यूब के ऊपर काफ़ी सारी वीडियो देख सकते हैं यूज फेड के बारे में। आपको घंटे की, 2 घंटे की, 3 घंटे की वीडियोस मिल जाएंगी। ये आप प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तो आपको और चीज़ समझ में आने लगेगी। आप जब एपीआई फैच करते हैं तो वो आपको इसकी यूज़ पड़ती है। आप कोई ऐसा फंक्शन बनाते हैं जो कि आप चाहते हैं कि पैरेलली जो है वो होता रहे, तो आप इस फंक्शन को चलाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको यूज़ फेड के समझ आ चुकी है, क्योंकि नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले टॉपिक। हमारा जो लास्ट टॉपिक है ना आज की वीडियो का, वो है फैच डाटा एपीआई। मैंने आपको बताया था ना कि आप डाटा को फैच कर सकते हैं, एपीआई को फैच कर सकते हैं। अभी आपको दिखाऊंगा कि आप एपीआई को कैसे फैच कर सकते हैं यहाँ पे रिएक्ट के अंदर। ठीक है, तो हम जाते हैं बिना टाइम देके कोड की तरफ। कोड में जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जाने के बाद इसको क्लीन करते हैं, RAXC दोबारा लगाते हैं। लगाने के बाद यहाँ पे इसको क्लीन करते हैं, और यहाँ पे हम एक लाइब्रेरी यूज़ करते हैं। लाइब्रेरी का नाम है Ctrl+C करके, npm-l करके, और यहाँ पे npm-i-axios। आप इस लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा। ये होती क्या है, मैं आपको ऊपर ऊपर से इसको बता देता हूँ कि ये लाइब्रेरी यूज़ होती है आपके एपीआई को फैच करने के लिए। अगर आपने जावास्क्रिप्ट पढ़ी है तो आपको पता होगा, आप फैच का यूज़ करते हैं, फैच कीवर्ड का, एपीआई को फैच करने के लिए। लेकिन अगर आप रिएक्ट यूज़ कर रहे हैं तो आप फैच कीवर्ड का यूज़ करते हैं, तो वो आप अच्छा नहीं माना जाता। आप अनप्रोफेशनल एटीट्यूड है आपका। ठीक है, अगर आप अच्छे तरीके से एपीआई को कॉल करने जाते हैं तो आप एक्सियोस का यूज़ करें। एक्सियोस एक लाइब्रेरी बनी है जो कि रिएक्ट के अंदर यूज़ होती है। आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे npm-i axios करके। जब इंस्टॉल हो जाएगी तो आप क्या करेंगे, npm run dev करके इसको रन कर लीजिएगा। प्रोजेक्ट को रन करने के बाद आपने इसका कोड लिखना है। कोड मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। npm run dev करता हूँ, रन हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ, कॉन्स्ट डाटा, डाटा ने एपीआई डाटा सेट एपीआई डाटा इज इक्वल टू यूज स्टेट। यूज स्टेट बनाने के बाद यहाँ पे दे दूंगा नल। ठीक है, इनिशियली जो है मेरी वेरिएबल की वैल्यू नल है, लेकिन इसके अंदर मैं डाटा को सेट करवाऊंगा और इसको शो भी कराऊंगा। आपको शो कैसे करवाना है, अब एक ही पार्ट के अंदर जो है आप इस प्रैक्टिस प्रोजेक्ट के अंदर आपको समझ आ जाएगा कि आप कैसे मैप का यूज़ कर सकते हैं, आप कैसे यूज स्टेट का यूज़ कर सकते हैं, आप कैसे यूज स्टेट का यूज़ कर सकते हैं। सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाएंगे इस प्रोजेक्ट। ठीक है, यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, कॉन्स्ट फैच डाटा इज इक्वल टू एसिन। एसिन क्यों बनाएंगे, क्योंकि एपीआई को आने में टाइम लग सकता है, इसलिए एसिन में बनाएंगे। इसको बनाने के बाद यहाँ पे ट्राई कैच लगाएंगे ताकि एरर आएगा तो एरर यहाँ पे हैंडल हो जाए। console.log एरर आ जाएगा। ठीक है, और एरर आ जाएगा। एरर एरर आ गया तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉन्स लगाएंगे, रिस्पॉन्स लगाएंगे। रिस्पॉन्स लगाने के बाद इक्वल टू लगाएंगे और अवेट लगाएंगे। अवेट लगाने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, हम इंपोर्ट कर लेंगे एक्सियोस को फ्रॉम एक्सियोस। इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सियोस करेंगे, डॉट गेट करेंगे। गेट करने के बाद यहाँ पे हम कुछ एक डमी एपीआई जो है वो ले लेते हैं। डमी एपीआई देख लो ये कौन सी है, जेसन प्लेस होल्डर डॉट एपीआई। अगर मैं इसको पकड़ूंगा और यहाँ पे दिखाऊंगा आपको, तो देखो एक डमी एपीआई है जो क्या करती है, हमें डाटा देती है कुछ पोस्ट का। देख यहाँ पे 1000 डाटा है। ठीक है, तो एपीआई को कॉल किया मैंने, एक्सियोस की हेल्प से कॉल किया मैंने। रिस्पॉन्स हमारा वेरिएबल ले लिया मैंने। अगर इसको पकड़ना चाहूंगा मैं रिस्पॉन्स को, इफ रिस्पॉन्स क्वेश्चन मार्क डॉट डाटा क्वेश्चन मार्क डॉट सक्सेस है अगर, तो फिर क्या करो, सेट एपीआई डाटा। सेट एपीआई डाटा के अंदर क्या कर दो, रिस्पॉन्स डाटा जो डाटा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से मैं कर रहा हूँ कि अगर जो एपीआई का रिस्पॉन्स मिलेगा मुझे, उसमें तुम इसको सेट कर दो रिस्पॉन्स डॉट डाटा, या फिर देख सकते हैं कि हमारे पास आता क्या है, चेक करते हैं कंसोल करके। console.log करके चेक कर लेते हैं कि आता क्या हमारे पास रिस्पॉन्स। रिफ्रेश करते हैं इसको। अभी मैंने फंक्शन बना तो ये, लेकिन फंक्शन को कॉल नहीं किया। फंक्शन को कॉल भी तो करना पड़ेगा ना। देखो फैच डेटा एपीआई बनाया तो इसको कॉल करना है। कॉल करने के लिए हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि ये हमारे ऐप में खलल ना करे, हम अलग से इसको चला देंगे साइड पे। साइड इफेक्ट के तौर पर काम करेगा ये। हम कॉल बैक फंक्शन देंगे इसको। फंक्शन देने के बाद इसको कॉल रन कर देंगे। रन करने के बाद यहाँ पे एक एम्प्टी एरे भी दे देंगे। एम्प्टी एरे का मकसद ये है कि इसको सिर्फ एक बार रन किया जाएगा जब पेज रिफ्रेश हो। अब अगर मैं रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास console.log में डाटा आना चाहिए।
तो यहाँ पे देखो मेरे पास जो है वो डाटा आ चुका है पोस्ट का। टोटल 100 से ज़्यादा पोस्टें हैं जो कि हमारे पास शो हो रही हैं। ठीक है, देखो डाटा आ रहा है, एक जीरो पोस्ट आई, देखो यहाँ पे डाटा आ रहा है। मतलब हमारी एपीआई जब वो सक्सेसफुली काम कर रही है, हमने डाटा फेच किया और यहाँ पे क्या किया, फिर इसको कंसोल और लॉग कर दिया। इसको कंसोल करने से काम नहीं चलेगा, हमने इसको हमारे वेरिएबल में स्टोर भी करवाना पड़ेगा। तुम क्या करेंगे, इफ रिस्पॉन्स डॉट डाटा अगर ट्रू है तो फिर तुम क्या करोगे, एपीआई में रिस्पॉन्स डॉट डाटा फेच कर लो। ठीक है, और उसके बाद इस फंक्शन को कॉल करना है, तो फंक्शन को कॉल भी तो करना पड़ेगा। यहाँ पे कॉल कर दिया है, ठीक है, ओके, एरर क्यों आ रहा है? तो हमने जो है वो क्या किया, मैंने हमारे स्टेट के अंदर इसको डाटा को स्टोर करवा दिया। ठीक है, स्टोर करवा दिया। अभी के लिए भी हमारा जो है वो चीज़ वैसे के वैसे काम करेगी, कोई मुश्किल नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमारे पास डाटा हमारे पास आ रहा होगा, लेकिन हमारे पास जो डाटा है वो हमारे पास स्टेट के अंदर डाटा आ चुका है। अब डेटा स्टेट के अंदर हमारे पास आ चुका है, अब इसको शो करवाना है। शो कैसे करवाएंगे, हम यहाँ पे जाएंगे और जाने के बाद यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे। कर्ली ब्रेसेस लगाने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, एपीआई डाटा करेंगे और एपीआई डाटा को मैच कर देंगे। मैप कुछ इस तरीके से करेंगे, हम आइटम लगाएंगे, आइटम के बाद की लगाएंगे, टाइटल लगाएंगे, बॉडी लगाएंगे और यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास डाटा आ चुका है। देखो हमारे पास काफ़ी सारी पोस्ट का डाटा आ चुका है, टाइटल आ चुका है, उसकी डिस्क्रिप्शन आ चुकी है, टाइटल डिस्क्रिप्शन देखो काफ़ी सारी पोस्टें हमारे पास आ चुकी हैं। तो इस तरीके से हम एपीआई का डाटा जो है फैच कर सकते हैं, उसको शो करवा सकते हैं एक्सजीओस लाइब्रेरी की हेल्प से, यूज इफेक्ट की हेल्प से, मैप फिल्टर मैप की हेल्प से और काफ़ी सारी चीज़ों की हेल्प से। ठीक है, उम्मीद है आपको इस कोर्स में काफ़ी सारी चीज़ सीखने को मिली होंगी। कोई चीज़ समझ ना आए तो मुझे बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।